हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ बीएमएस क्लासेज में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे पदार्थ विज्ञान का टॉपिक गुण विज्ञानी अध्याय, जिसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने गुणों का वर्गीकरण और गुरुवादी गुणों के बारे में देख लिया था। आज थर्ड पार्ट में हम देखेंगे परादी गुणों के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे परादी गुण। परादी गुण संख्या में 10 होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में 10 गुण बताए हैं: पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर और अपर सापेक्ष तुलनात्मक गुण है। पर का अर्थ तो होता है प्रधान, अपर का अर्थ होता है अप्रधान। अर्थात पर और अपर में हम दो द्रव्यों में तुलना करेंगे। जिस द्रव्य के पास श्रेष्ठ या प्रधान गुण रहेंगे उसको तो परगुण बोल देंगे, और जिस द्रव्य के पास अश्रेष्ठ या अप्रधान गुण रहेंगे उसको अपर गुण बोल देंगे। अर्थात पर और अपर सापेक्ष तुलनात्मक गुण है। फर्स्ट परादी गुण अपने पास परत्व या परगुण। तो इसकी डेफिनेशन है: एक ही जाति के अनेक द्रव्यों में श्रेष्ठ, प्रधान या उत्कृष्ट गुण को परत्व या परगुण बोलते हैं। यानी श्रेष्ठ या जो प्रधान गुण है वो परगुण कहलाता है। सेकंड पॉइंट है देश, काल, व्यय, मान, रस, वीर्य, विपाक आदि में जो श्रेष्ठ गुण होगा वो परगुण कहलाएगा। यानी श्रेष्ठ या प्रधान गुण को परगुण बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि देश, काल, व्यय, मान, रस, वीर्य, विपाक में श्रेष्ठ गुण है कौन सा, परगुण है कौन सा। देश की बात करें तो देश दो प्रकार के होते हैं: मरुस्थल देश और आनुक देश। मरुस्थल देश श्रेष्ठ या प्रधान होते हैं, इसलिए परगुण हो गया। काल की बात करें तो काल दो प्रकार के होते हैं: आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल मनुष्य के बल का ह्रास करते हैं, मनुष्य के बल की कमी करते हैं। और विसर्ग काल मनुष्य के बल को बढ़ाता है, इसलिए बल को बढ़ाने के कारण ये प्रधान हो गया, परगुण हो गया। व्यय या आयु की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं: युवावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था में कार्य शक्ति अधिक होती है, वृद्धावस्था में कार्य शक्ति कम होती है। तो कार्य शक्ति युवावस्था में अधिक होने के कारण युवावस्था प्रधान हो गई, यानी परगुण हो गई। मान की बात करें यानी शरीर के मान की बात करें तो शरीर का प्राकृतिक जो नेचुरल मान है वो क्या हो गया, श्रेष्ठ या प्रधान हो गया, यानी परगुण हो गया। फिर बात करें रस, वीर्य, विपाक, तो जो रस, वीर्य, विपाक शरीर के लिए हितकर हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले हो, क्या हो गए, श्रेष्ठ या प्रधान हो गए, यानी परगुण हो गए। अब हम पर और अपर गुण को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्रू कोष्ठ में एरंड तेल, जबकि मर्दू कोष्ठ में त्रिफला देना। एरंड तेल तो वात दोष का शमन करती है, जबकि त्रिफला पित्त दोष का शमन करती है। जब क्रूर कोष्ठी की बात करेंगे तो क्रूर कोष्ठी वात दोष से कारण होता है, तो हमें ऐसी औषधि देनी पड़ेगी जो वात दोष का शमन करे, यानी एरंड तेल देना पड़ेगा। यानी उस समय एरंड तेल अपने लिए श्रेष्ठ या प्रधान हो गया, यानी परगुण हो गया। जबकि मर्दू कोष्ठी की बात करें तो मर्दू कोष्ठी पित्त दोष के कारण होती है, तो हमें उस समय वो औषधि देनी पड़ेगी जो पित्त दोष का शमन करे, यानी त्रिफला देनी पड़ेगी। यानी उस समय त्रिफला क्या होगी, श्रेष्ठ या प्रधान होगी। यानी हमें तुलना करके देखना पड़ेगा कि कौन पर है कौन अपर है, यानी दोनों सापेक्ष गुण है। सेकंड परादी गुण अपने पास अपरत्व या अपर गुण। तो इसकी डेफिनेशन है: एक ही जाति के अनेक द्रव्यों में अप्रधान या अश्रेष्ठ गुण अपर गुण होता है। यानी अश्रेष्ठ या अप्रधान गुण है वो अपर गुण हो गया। अगला पॉइंट है देश, काल, व्यय, मान, रस, वीर्य, विपाक में जो अप्रधान गुण होगा वो अपर होगा, यानी जो अप्रधान गुण है वो अपर कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि देश, काल, व्यय, मान, रस, वीर्य, विपाक में अप्रधान गुण या अपर गुण है कौन सा। देश की बात करें तो देश दो प्रकार का था: मरुस्थल और आनुक। तो आनुक देश अश्रेष्ठ या अप्रधान होने के कारण अपर गुण हो गया। काल की बात करें तो काल दो प्रकार का होता है: आदान काल, विसर्ग काल। आदान काल मनुष्य के बल को कम करता है, तो मनुष्य के बल को कम करने के कारण अश्रेष्ठ या अप्रधान हो गया, यानी अपर गुण हो गया। व्यय या आयु की बात करें तो दो प्रकार की थी: युवावस्था, वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में क्या होती है, कार्य शक्ति कम होती है, इसलिए वो क्या हो गया, अप्रधान है, अश्रेष्ठ हो गया, अपर गुण हो गया। शरीर के मान की बात करें तो शरीर का जो अप्राकृत या अननेचुरल मान जो है, अप्राकृत मान क्या हो गया, अप्रधान है, अश्रेष्ठ हो गया, यानी अपर गुण हो गया। रस, वीर्य, विपाक की बात करें तो जो रस, वीर्य, विपाक शरीर के लिए अहितकर है, यानी स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले नहीं है, वो क्या हो गए, अश्रेष्ठ, अप्रधान हो गए, यानी अपर गुण हो गए। नेक्स्ट प्रादी गुण अपने पास युक्ति। इसकी डेफिनेशन है: युक्तिश्च योजना या तो युज्यते। यानी किसी कार्य की योजना युक्ति कहलाती है, यानी किसी कार्य की योजना या प्लानिंग करना युक्ति कहलाती है। जैसे चिकित्सक द्वारा औषधि की कल्पना युक्ति द्वारा ही संभव है। तो चिकित्सक के बाद कोई रोगी आया तो उस रोगी के दोष, उसके रोग के बारे में जानकर चिकित्सक कोई युक्ति लगा के उसके लिए औषध डिसाइड करेगा। यानी उसने क्या लगाई, चिकित्सक ने युक्ति लगाई, यानी कोई योजना बनाई कि इस रोग के लिए ये औषध उपयुक्त रहेगी। तो वो किसके द्वारा संभव हुआ, युक्ति के द्वारा संभव हुआ। नेक्स्ट प्रादी गुण अपने पास संख्या। तो इसकी डेफिनेशन है: संख्या स्यात् गणितम। अर्थात 1, 2, 3 जो गणना की जाती है इससे वो संख्या कहलाती है। जैसे रस संख्या में 6 होते हैं, तो रसों की गणना करने के लिए 6 का प्रयोग हुआ, यानी 6 क्या हुआ है, संख्या हुआ। यानी जो गणना में प्रयुक्त होते हैं 1, 2, 3 वो क्या कहलाते हैं, संख्या कहलाते हैं।
नेक्स्ट परादी गुण है अपने पास संयोग। तो इसकी डेफिनेशन है योग सह संयोग उच्यते, यानी दो या दो से अधिक द्रव्य के योग को संयोग कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक द्रव्यों का आपस में जुड़ना संयोग कहलाता है। जैसे वृक्ष और पक्षी का संयोग, पक्षी उड़कर वृक्ष की शाखा पे बैठ जाता है, तो ये क्या हो गया, वृक्ष और पक्षी का संयोग संबंध हो गया। नेक्स्ट अपने पास संयोग के भेद। तो संयोग के तीन भेद होते हैं, एक कर्मज संयोग, द्वंद्व कर्मज संयोग, सर्वकर्मज संयोग। तो फर्स्ट अपने पास एक कर्मज संयोग, दो वस्तुओं के संयोग में एक पक्ष का क्रियाशील होना। इसमें क्या होता है, एक कर्मज संयोग में दो वस्तुओं का संयोग होता है जिसमें एक वस्तु क्रियाशील होती है, एक वस्तु अक्रियाशील होती है। जैसे उदाहरण है वृक्ष और पक्षी का संयोग। तो इसमें पक्षी तो क्रियाशील है और वृक्ष क्या अक्रियाशील या स्थिर है। सेकेंड अपने पास द्वंद्व कर्मज संयोग, यानी दो वस्तुओं के संयोग में दोनों पक्ष का क्रियाशील होना। तो इसमें क्या होगा, दो वस्तुओं का संयोग होगा, दोनों ही वस्तु क्या होंगी, क्रियाशील होंगी। जैसे दो लड़ती भेड़ों का संयोग, तो इसमें दो लड़ती भेड़ों का संयोग हो रहा है, दोनों ही क्या है, क्रियाशील हैं। थर्ड है अपने पास सर्वकर्मज संयोग, अनेक वस्तुओं के संयोग में सभी वस्तुओं का क्रियाशील होना। आपने एक कर्मज और द्वंद्व कर्मज में देखा तो उसमें तो दो वस्तुओं का संयोग हो रहा था, जबकि सर्वकर्मज में दो से अधिक यानी अनेक वस्तुओं का संयोग हो रहा है, सभी वस्तुएं क्या है, क्रियाशील हैं। जैसे मेले में आए अनेक लोगों का संयोग, तो अनेक लोग यानी दो से अधिक का संयोग हो रहा है और सभी लोग क्या है, क्रियाशील हैं, यानी सभी वस्तुएं क्या है, क्रियाशील हैं। तो ये क्या हो गया, सर्वकर्मज संयोग। नेक्स्ट परादी गुण अपने पास विभाग। तो इसकी डेफिनेशन है जिसके द्वारा संयोग का नाश होता है विभाग कहलाता है। अर्थात जिन दो वस्तुओं के बीच संयोग संबंध पाया जाता है उन दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना विभाग कहलाता है। उदाहरण है वृक्ष पर बैठे पक्षी का उड़ जाना। जब तक पक्षी वृक्ष पर बैठा था तो दोनों का संयोग संबंध था, पर जैसे ये पक्षी वृक्ष से उड़कर चला गया यानी दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, यानी दोनों का विभाग हो गया। नेक्स्ट अपने पास विभाग के भेद। तो विभाग के तीन भेद होते हैं, एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज। तो पहला है एक कर्मज, जहाँ संयुक्त दोनों पक्ष में से किसी एक की क्रिया से विभाजन हो जाए। अर्थात जिन दो वस्तुओं के बीच संयोग संबंध था उनमें से किसी एक वस्तु के कारण विभाजन हो जाए। जैसे उदाहरण है वृक्ष पर बैठे पक्षी का उड़ जाना। तो वृक्ष कोई क्रिया नहीं करता, वो तो एक क्रियाशील है, जबकि पक्षी के उड़ने की क्रिया के कारण उन दोनों के बीच विभाग है, दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, यानी एक की क्रिया के कारण विभाग हो तो एक कर्मज। सेकंड अपने पास द्वंद्व कर्मज, जहाँ संयुक्त दोनों पक्ष की क्रिया से विभाजन हो जाए। अर्थात जिन दो वस्तुओं के बीच संयोग संबंध पाया जा रहा है दोनों ही वस्तुओं के कारण विभाजन हो जाए। जैसे दो लड़ती भेड़ों का अलग हो जाना। तो दो लड़ती भेड़ों में दोनों ही भेड़ों के कारण विभाजन हुआ था, दोनों की क्रिया से विभाजन हुआ है। थर्ड है अपने पास सर्वकर्मज, जहाँ संयुक्त सभी पक्ष की क्रिया से विभाजन हो जाए, यानी दो से अधिक जिन वस्तुओं के बीच संयोग संबंध है उन सभी की क्रिया से विभाजन हो जाए। जैसे मेले में आए सभी लोग अपने घर चले गए, तो सभी लोग अपने घर चले गए तो सभी की क्रिया के कारण विभाजन होगा, अर्थात सभी ने विभाजन में भाग लिया। अर्थात एक कर्मज में तो किसी एक की क्रिया से विभाजन होगा, द्वंद्व कर्मज में दोनों की क्रिया से विभाजन होगा, और सर्वकर्मज में दो से अधिक जिन वस्तुओं के बीच संयोग संबंध है उन सभी की क्रिया से विभाजन होगा। नेक्स्ट परादी गुण अपने पास पृथक्त्व या पृथक का गुण। तो इसकी डेफिनेशन है जिस गुण के कारण यह ज्ञान होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग है या भिन्न है, पृथक गुण कहलाता है। अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु से डिफ्रेंशिएट कर सकें या एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग बता सकें, ये पृथकत्व का गुण कहलाता है। जैसे उदाहरण है घट पट नहीं है। तो घट तो बोलते हैं घड़े को, पट बोलते हैं वस्त्र को। तो घड़े और वस्त्र दोनों के कैरेक्टर लक्षण एक दूसरे से अलग हैं, यानी हम घड़े और वस्त्र को एक दूसरे से अलग बता सकते हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पृथक्त्व का गुण। नेक्स्ट अपने पास पृथक्त्व के भेद। तो पृथक्त्व के तीन भेद होते हैं, असंयोग, वैलक्षण्य और अनेकता। फर्स्ट अपने पास असंयोग, जिन दो वस्तुओं का कभी संयोग नहीं हो सकता असंयोग कहलाता है। जैसे उदाहरण है मेरू पर्वत और हिमालय पर्वत। मेरू पर्वत और हिमालय पर्वत की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, दोनों का कभी भी लाइफ टाइम में संयोग नहीं हो सकता। सेकंड अपने पास विलक्षण, जातिगत विलक्षणता के आधार पर एक दूसरे से अलग हो। उदाहरण है गाय का भैंस से पृथक्त्व। गाय और भैंस की जाति अलग अलग है, तो जातिगत विलक्षणता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गाय भैंस से अलग है, गाय भैंस से डिफ्रेंशिएट है। थर्ड अपने पास अनेकता, एक जाति है समजाति का एक दूसरे से पृथक्त्व। जैसे उदाहरण है मनुष्य का एक दूसरे से पृथक्त्व। मनुष्य एक जाति है, फिर भी उसके अंदर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से डिफ्रेंशिएट है। अर्थात एक ही जाति के लोगों में डिफ्रेंशिएशन या पृथक्त्व अनेकता कहलाता है। नेक्स्ट परादी गुण अपने पास परिमाण। तो इसकी डेफिनेशन है परिमाणम पुनर्मानम। अर्थात मापतोल के लिए जो मान आदि का प्रयोग किया जाता है परिमाण कहलाता है। अर्थात हम मापतोल के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं परिमाण कहलाता है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में इकाइयों का प्रयोग करते हैं जैसे ग्राम, लीटर, तोला, तो ये इकाइयाँ परिमाण कहलाती है।
परिमाण 4 प्रकार का होता है: अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ। अणु सबसे छोटा परिमाण होता है, महत उससे बड़ा, ह्रस्व उससे बड़ा और दीर्घ सबसे बड़ा परिमाण होता है। नेक्स्ट परादी गुण अपने पास संस्कार, तो इसकी डेफिनेशन है संस्कारो ही नाम गुणा अंतर्धानम उच्यते, अर्थात विभिन्न क्रियाओं द्वारा द्रव्य में अन्य गुणों का आदान करना संस्कार कहलाता है। अर्थात द्रव्य में नए गुण उत्पन्न करना संस्कार कहलाता है। जैसे उदाहरण है, चावल को दूध के साथ पकाते हैं तो खीर बनती है और वो पचने में गुरु होती है। अर्थात चावल में एक नया गुण उत्पन्न कर दिया गया गुरु, अर्थात द्रव्य में नए गुण उत्पन्न करना संस्कार कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास संस्कार 3 प्रकार का होता है: वेग, भावना और स्थिति स्थापक। अब लास्ट परादी गुण अपने पास अभ्यास, तो इसकी डेफिनेशन है पदार्थों का बार बार सेवन करना अभ्यास कहलाता है। जैसे हितकर आहार का लगातार सेवन या अभ्यास शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यानी आप हितकर आहार का बार बार सेवन करोगे तो उससे आपका शरीर स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। इस प्रकार अपने परादी गुण यहाँ पे समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।